नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। और आज देश तो पूछेगा कि हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, तमाम बयान, तमाम तरह की राजनीति वो देखने को मिल रही है। एक तरफ टीएमसी बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी भी टीएमसी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस कहां पर खड़ी है और ओवैसी के पश्चिम बंगाल में एंट्री करने के बाद सियासी गणित कितना बदलेगा, कितना असर उस पर पड़ेगा। और इस सब के बीच जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, यानी कि अंडे और मछली की राजनीति ने भी यहां पर एंट्री ले ली है। तो आज देश तो पूछेगा में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान हर बीते दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का खेल तेज होता जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। ममता बनर्जी का आरोप है कि मुझे जान से मारने की साजिश की जा रही, मेरी जान को खतरा है। वहीं बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के आरोपों पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी समर्थकों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। बकायदा बीजेपी ने इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में कहा गया है कि राज्य में चल रही चुनावी प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कई सार्वजनिक रैलियों में दिए गए बयान बेहद चिंताजनक हैं। इन बयानों में लगातार उकसावे, मतदाताओं को डराने धमकाने और हिंसा के अप्रत्यक्ष संकेत देने का पैटर्न दिखाई देता है, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए गंभीर खतरा है। यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए। लंबे अरसे बाद अकेले चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग का दांव खेल दिया है। 284 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने सबसे बड़ा दांव मुसलमानों पर खेला, उसके बाद दलित और महिलाओं पर भरोसा जताते हुए चुनावी नैया को पार करने की रणनीति तैयार की। यानी हर दल अपने अपने मोहरे फिट करने की कोशिश में जी जान से जुटा है। ऐसे में देश तो पूछेगा कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो पाएंगे। देश पूछता है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच गंभीर आरोपों का जो वाक युद्ध चल रहा है, ये कहां तक जाएगा। देश पूछता है कि क्या इस बार का चुनाव बगैर हिंसा के संपन्न हो पाएगा। और देश पूछता है कि पश्चिम बंगाल में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने जो सोशल इंजीनियरिंग का दांव खेला है, क्या वो सक्सेस हो पाएगा। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले किरण रिजिजू ने जो ममता बनर्जी और टीएमसी को लेकर जो आरोप लगाए और चुनाव आयोग में जो शिकायत दी, क्या कुछ उन्होंने कहा, वो आपको सुनवाते हैं। हम सब इलेक्शन कमीशन को एक पिटीशन देने आए हैं। ये बहुत ही गंभीर पिटीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय लेके आए हैं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें से सबसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनावों को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र का पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया कि मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहाँ के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर तक बना करके जो हाईजैक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने
डिटेल में कब कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जा करके डराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हमने विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को हम लोग ने दरखास्त किया है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पिछली 3 इलेक्शन में तृणमूल ने जो दादागिरी करके चुनाव जीता है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव लोगों का मर्जी से मतदान करने का एक अवसर है। ये लोकतंत्र में एक वोटर का अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। इसका सुनिश्चित इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का डेट घोषणा होने के बाद पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ये ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में वहाँ के वर्तमान सरकार, टीएमसी सरकार और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पुलिस तंत्र है। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को जो आरोप लगा रहे हैं टीएमसी और ममता बनर्जी पर कि टीएमसी और ममता बनर्जी लगातार उनके समर्थकों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं और बाकायदा इसके लिए वो चुनाव आयोग तक पहुंचे। चलिए इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही है, प्रवक्ता बीजेपी, जगदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और सुमित मल्होत्रा, नेता टीएमसी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय टीवी पर। सबसे पहले सुमित मल्होत्रा जी, आरोप लगा रही है बीजेपी कि टीएमसी बीजेपी के समर्थकों को, लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है और ये चुनाव निष्पक्ष होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुमित जी, देखिए, कहीं कोई अगर आरोप लगा रहा है तो मुझे आप सत्यता दिखाइए ना बंगाल में कि किसी टीएमसी के व्यक्ति ने, ममता बनर्जी ने किसी घर पे जाके कहा हो कि आप वोट केवल देंगे। हम लोग ये कह रहे हैं बंगाल में कि आप लोगों को अगर सही रहना है, सारी सुविधाएं चाहिए, तो बंगाल वासियों को भाई हर पार्टी अपने वोट मांगती है, हम भी अपने लिए वोट मांग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बंगाल में एक तो चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, एफआईआर के माध्यम से हाईजैक कर दिया, सारे अधिकारियों को डरा धमका करके चेंज करा जा रहा है। चलिए अश्विनी जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी और ममता बनर्जी पर, जिस बात का जिक्र सुमित जी भी कह रहे हैं कि इनके आधार क्या है, सबूत क्या है, या सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा है लोगों का ध्यान भटकाने का? अश्विनी जी, सबसे बड़ा एक जो वो रहा है वो हर चुनाव में रहा है। अभी आपने पिछले कुछ दिनों पहले जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके पहले विधानसभा का, उसके पहले जब टीएमसी सत्ता में नहीं थी तब देखिए वहां पर हर चुनाव में सबूत कैसे थे। मानवाधिकार के जजों को जब चुनाव के बाद वहां एक घर में महिला के साथ बलात्कार करके जलाया गया था, उसकी हत्या की गई थी, मानवाधिकार लोग गए वहां, उन जजों को दौड़ा लिया गया। कौन सा सबूत चाहिए आपको? आपको वहां पर जो है जिस तरीके से लोग घर छोड़कर पलायन कर जाते हैं, काट दिया जाता है लोगों को, कौन सा सबूत चाहिए आपको? आपका की सरकार है वहां, कानून व्यवस्था चुनाव के बाद आपके हाथ में है। जब आप चुनाव खत्म होता है नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन करने दीजिए अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा। सुमित जी देखिए, अलग अलग बोलेंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सब लोग सुन लेंगे, आपके अपने समय पर बोलिए। तो वहां पर अभी इस बार चुनाव आयोग ने 30,000 जवानों को, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सभी लगे हुए हैं, चुनाव आयोग पूरा कोशिश कर रहा है कि जो पीछे चीजें हैं वो न दोहराई जाए। मगर सुमित जी बात पूरी करने दीजिए अश्विनी जी को, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी अश्विनी जी, बात पूरी कीजिए। हिंसा नहीं होती है मेरे भाई, हिंसा करने वाले बंगाल में हैं, ममता दीदी की सरकार में आपके पार्टी के लोग हैं जो चुनाव के बाद वहां पर देखिए। अरे भाई रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ भाई। सुमित जी बात रखने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा, जो काउंटर करना वो भी कीजिए। देखिए वर्मा जी यही समस्या है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की कि एकदम हल्ला मचाए रहो, काम कुछ मत करो। वहां का प्रोग्रेस घट गया, वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन घट गया, वहां का जो हिंदुस्तान में पहले दूसरे नंबर पर वहां की अर्थव्यवस्था थी वो खत्म हो गई, वहां भूखमरी बढ़ गई है, कल कारखाने बंद हो गए। तो ये सारी जनता वहां की झेल रही है। इसलिए पिछली बार
कांग्रेस को 44 से 0 किया, भाजपा को 3 से 77 किया। हाँ, ममता जी का सीट बढ़ा, हम मानते हैं, लेकिन कांग्रेस तो खत्म हो गए। अब इस बार जनता ने बदलाव का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए वहां वोट पड़ेगा। और इस बार चुनाव आयोग ने भरपूर कोशिश की। हम लोग बार बार चुनाव आयोग को आगाह भी कराते हैं कि ये यहां हो सकता है, ये यहां पर ऐसे हो सकता है। चुनाव आयोग और जो भी करना होगा करेगा। इन लोगों को दिक्कत है कि आप वहां पर क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो हम उत्तर प्रदेश में उतनी व्यवस्था नहीं होती है जितनी वहां करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंसा नहीं होती है। और हम दोनों, सुमित जी और आप दोनों, हम दोनों भाई यूपी में ही रहते हैं। कभी आपने ऐसी हिंसा नहीं देखी होगी जो वो ममता जी के लोग करते हैं। और कलेश्वरी जी, उत्तर प्रदेश में कितनी हिंसा होती है, कितनी नहीं होती है, इस पर कभी फिर बात करेंगे। फिलहाल वेस्ट बंगाल पे आते हैं। सुमित जी, जो बात आपने कही और जो आरोप लग रहे हैं टीएमसी पर, सीधे सीधे यही कहा जा रहा है कि लगातार जो है ममता बनर्जी और टीएमसी एक तरह से तानाशाही कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा, फिर चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चुनाव आयोग की कोई काम हो, हर जगह दखलंदाजी और जो जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली है वो इससे पहले तो कहीं देखने को नहीं मिली। तो और क्या सबूत चाहिए होंगे सुमित जी? वोटरों को धमकाने वाली बात जिस तरीके से ये लोग करते हैं, बड़े अजीब बात लगती है, बड़ी अजीब बात लगती है। आप बंगाल में जिस तरीके से रामनवमी वाले, हम लोगों ने खुद देखा, आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हाथ में झंडा भारतीय जनता पार्टी का, मुंह पे कपड़ा लपेटे हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए तोड़फोड़ करी है मुर्शिदाबाद में रामनवमी वाले दिन, हाथों में तलवार लेकर के। क्या वे सही था? घरों पर तोड़फोड़ करना, घरों पे निकाल के लोगों को मारना, ये लोग तो पहले कहते थे कि साहब वो बंगाल के लोग कराते हैं, पर आज अराजकता तो आप खुद ही फैला रहे हैं बंगाल में आकर के। वहां की जनता खुद देख रही है जिस तरीके अराजकता फैल रही है। और नीतियां, भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री की नीतियां कितनी बढ़िया है। पहले देश को खड़ा कर दिया नोटबंदी की लाइन में, फिर खड़ा कर दिया गैस सिलेंडर की लाइन में, है। तो ये तो लाइन लगाते चले जा रहे हैं करके। इनके कौन से लेकिन रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकली थी, वो आरोप ये है कि दूसरे पक्ष की तरफ से पहले जो है वो पथराव हुआ, पहले हमला हुआ, उसके बाद ये स्थिति ऐसी गंभीर हुई। और जिस तरह से लगातार हम देखते भी है, कोई ऐसा चुनाव नहीं जाता जब हिंसा ना हो बंगाल में। और ये एक अलग तरह का पैटर्न है पूरे देश में, किसी भी राज्य में। वर्मा जी मैं आपको वीडियो दे दूंगा जिस तरीके से मुर्शिदाबाद, कई मुस्लिम क्षेत्रों में जहां से रामनवमी का जुलूस निकला है, वहां पे जय श्री राम का नारा लगाते हुए हाथ पे झंडे पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़फोड़ करी है। वो सबूत है अपने आप में। क्या इतना काफी नहीं? क्या बंगाल में फैलाना चाहते? क्योंकि इनका मेन मकसद यही है भारतीय जनता पार्टी का, इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, हमें वोट मिले। बाकी जनता इन्हें नकार चुकी है। आप नोट कर लीजिए, फिर ये उतनी सीटें पा जाए तो बहुत अच्छी बात है, जितनी पिछली बार आई थी, पर उससे भी कम नीचे आकर के गिर रहे हैं लोग। असम में जिस तरीके से देश के असम के मुख्यमंत्री एक समुदाय को टारगेट करके गाली बकने का काम करते हैं और फिर कहते हैं ये मेरा वीडियो नहीं है, मैं कैसे माफी मांग लूं। ये हालात तो ये है असम के अंदर। ये कहते हैं घुसपैठिया। देश के गृह मंत्री जी जहां जहां जब चुनाव होते हैं, चाहे असम में हो, साहब घुसपैठिया हम निकालेंगे, हमें लेकर के आइए साहब, आपकी घुसपैठिया की वहां पे थी सरकार, आपने कितना काम करा। बिहार में आपकी सरकार थी, आपने कितने घुसपैठिया निकाला। बंगाल आ गया, फिर घुसपैठिया आ गया। जब चुनाव आता है तो घुसपैठिया आया, फिर चादर ओढ़ता है घुसपैठिया सो जाता है। चलिए सुमित जी, आपके इन तमाम आरोपों पर जो है हम बात भी करेंगे, अश्विनी जी से जवाब भी मांगेंगे, लेकिन उससे पहले जगदीप सिंह जी से भी बात करते हैं। जगदीप जी, कांग्रेस ने भी अपनी सीटों की घोषणा कर दी, अगर मैं गलत नहीं हूं 284 के आसपास शायद सीटों पर जो है उम्मीदवार उतारे। कहां देख रहे हैं इस बार कांग्रेस को आप? क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया कांग्रेस को बंगाल से बाहर हुए, और जिस तरह की जो बयानबाजी टीएमसी और बीजेपी की चल रही है, क्या लगता है क्या सच में टीएमसी या ममता बनर्जी, वहां पर जो वोटर है, वहां के जो लोग हैं, बीजेपी तो कह रही है कि उनके समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा है, आपके सुरक्षित है या उनके साथ भी कुछ इस तरह की बातचीत हो रही है? जगदीप जी, आपका आभार और सबको नमस्कार। तथाकथित तौर पर इस देश में लोकतंत्र का जिस तरीके से भाजपाई सत्ता में गला रहता है, उस मंसूबे को उन्होंने वहां कामयाब नहीं होने दिया। और अब ये जग विदित कि वही ममता बनर्जी है जिन्होंने सबसे पहले उस विशेष नंबर संख्या को इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था, जिससे ये तय होता है कि किसका वोटर कार्ड कहाँ चाहिए। दूसरी बात,
अफसोस इस बात का कि भाजपा को पश्चिम बंगाल में लाने वाली थी ममता बनर्जी थी। ये बात अलग है कि वो वाजपेयी साहब का दौर था। अब मैं जरा मुद्दे पर हूँ। शाहिदुल्लाह मुंशी ये एक सेवानिवृत्त जज है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। इनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से न केवल काटा गया बल्कि इनके बाकी के परिजनों को ठीक उसी तरह 7 लाख के करीब वोटरों की भांति जो है वो अभी वेटिंग लिस्ट में रखा है। अब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या बना दिया आपने इस देश का? देश का संसदीय मंत्री खड़ा होकर अन्य लोग अपने काबीना के साथियों के साथ आरोप लगाते हैं। अब मुझे बताइए, जिस देश में आपने 20 लाख ईवीएम मशीनें कहा किस भाजपाई के घर में दे दी है, आज तक आपने नहीं बताया। सोर्स कोड जो आपसे विपक्ष मांगता रहा आपने नहीं दिया। उन 7 निदेशकों में से 4 आपने भाजपाई बिठाए जो कंपनी ईवीएम बनाती है। इसको भी अगर हम छोड़ दें तो केवल आप ये बता दीजिए, मैं 5 ऐसे भाजपाई उम्मीदवारों के नाम अभी आपको बता सकता हूँ जिनकी गाड़ियों से ईवीएम बरामद हुई। पूरे देश में और समूचे विपक्ष ने आपसे केवल ये कहा कि वीवीपैट की पर्ची का मिलान करवा दीजिए, आपने नहीं किया। जब कैमरे के नीचे आपके वोट चोर सरेआम सरेराह सरे बाजार चोरी करते पकड़े जाते हैं और आप चीखें निपोड़ कर दिखाते हैं, जब देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पंचायती चुनाव की ईवीएम खुलती है और भांडा फूट जाता है और पता चलता है कि ये देश इस तथाकथित वोट चोर सरकार और उस वोट चोर सरकार के तमाम बड़े सूत्रधारों की वजह से अपना लोकतंत्र गवाता चला जा रहा। तकलीफ किस बात की है कि ममता बनर्जी ने अपने जो उनको सहूलियत हासिल है बतौर वहां की मुख्यमंत्री, जब तक की आचार संहिता नहीं लगी थी, उन्होंने केवल इतना प्रयास किया कि एक नजर जो है वो सलीके से रखी जाए। यही थे ना अभिषेक बनर्जी जिनको ज्ञानेश गुप्ता उंगली दिखाकर बात कर रहे थे। मुझे ये बता दीजिए, आज सवाल भाजपाई कर रहे हैं कि हमने वहां पर तबादले किए, इनको तकलीफ क्यों है। मुझे केवल ये बता दीजिए, 2-1 का बहुमत लेने वाले ये वोट चोर जिस ज्ञानेश गुप्ता को लेकर पूरे देश में तांडव मचाए हुए, भूल मत जाइएगा, वो राजीव कुमार हो या ज्ञानेश गुप्ता, आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा, वक्त आएगा। जगदीप जी, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि कांग्रेस को कम से कम इस तरह के आरोपों के साथ साथ अपनी रणनीति और स्ट्रेटेजी में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि ग्राउंड पर जिस तरह से कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है वो कांग्रेस वहां से सबक नहीं ले रही है। खैर, इस पर मैं आऊंगा। एक बार अश्वनी जी के पास चलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी एक अलग ही तरह का खेल खेल रही है, और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार है कि टीएमसी या ममता बनर्जी लोगों को डरा रही है, जबकि पर्दे के पीछे तो खेल कुछ और ही चल रहा है। और लगातार एक बार फिर से वही ईवीएम की कहानी, वही ईवीएम के ऊपर आरोप। अश्वनी जी, क्या एक स्पष्ट जो है वो क्लैरिटी क्यों नहीं आ जाती है बीजेपी की तरफ से भी? क्योंकि अभी जो अमित शाह जो कि गृह मंत्री है देश के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की, और कहां पर? उनके फ्रैक्चर को लेकर और उनकी तबीयत को लेकर। तो यानी कि राजनीति किस दिशा में जा रही है? मुद्दे तो यहां पर जिक्र ही नहीं हो रहा है कि आम आदमी को चाहिए क्या। हम बात आरोप या डराने धमकाने यहां तक ही सीमित हो रहे हैं आकर। जी वर्मा जी, देखिए, ममता बनर्जी जी तो हर चुनाव में कहीं ना कहीं चोटिल हो जाती हैं, कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। पता नहीं अभी इसमें होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा। उनका एक अलग चलता रहता है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके लिए चुनाव आयोग से आप बुला लीजिए। मैं एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूं और राजनीतिक जवाब देता हूं, क्योंकि हमें भी दिक्कत होती है। तो देखिए, हमारे माननीय मंत्री किरण रिजिजू की विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग के साथ आपकी सांठगांठ है, वो है या नहीं है, उस पर तो अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर ही सकते हैं ना। मैं थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो, चूंकि एक आदमी की आवाज आती है वर्मा जी, तो मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे पा रही है। मैं इसको मेरा जवाब, जो आपने सवाल बहुत लंबा सा किया, तो थोड़ा सा धैर्य रख के जवाब भी ले लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता चीख रहे हैं वोट चोर, तो भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड वोट चोर इंदिरा जी जब हटाई गई तो देश को इमरजेंसी झेलना पड़ा, और वो आज जो है वोट चोरी की शिक्षा दे रहे हैं। 2-1 के बहुमत की बात हमारे भाई जगदीप सिंह जी ने किया। इनको तो भाई चपरासी को उठा लो, आईएएस बना दो, आईएएस को उठाओ,
जो है आ जाओ बोल दो ये सचिव है और सचिव को उठाओ चुनाव आयुक्त बना दो। शेषन साहब के नीचे 2 चुनाव आयुक्त दे दिया गया। उस समय ना विपक्ष का नेता था ना कोई था, उस समय तो सचिवों की नियुक्ति की तरह जो है ये लोग नियुक्ति करते थे। वो दिन ये भूल गए। आज जब ये व्यवस्था रही कि जब तक कोई व्यवस्था कानून नहीं बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि उसमें मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। अब इन लोगों ने देश को भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि उनको हटा दिया। अरे भाई वो फैसला पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसमें रहेंगे। कानून बन गया। विपक्ष के नेता को भी हम लोगों ने जगह दी। पहले कौन था विपक्ष का नेता 14 के पहले, जरा बता दें। ये रखते थे तो बताएं। अरे इनके पास तो एक जो है नाम क्या लेना है, इन्होंने तो कोई नाम लिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, दुनिया सब लोग समझ जाएंगे। एक जो है रिटायर्ड आदमी, उसको फ्लाइट से कलकत्ता बुलाया जाता है, कहता है भाई कहा जाता है चलो भाई आप जो है जज का शपथ ले लीजिए, वहां पर जज बना दिया जाता है। फिर वहां से कुछ दिन बाद दिल्ली बुलाया जाता है, राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है, फिर इस्तीफा दिलवाया जाता है, फिर जज बनाया जाता है, एक फैसला दिलवाया जाता है, फिर इस्तीफा दिलवा दिया जाता है। ये खेल होता था कांग्रेस में। तो कांग्रेसी वही सोचते हैं। संदीप दीक्षित जी, कीर्ति आजाद जी, इन लोगों ने तो सरेआम कहा है कि पहले हम लोग वोट छापते थे। तो ये कांग्रेसी ही लोग तो थे। जगन्नाथ मिश्रा के जो है वो शीला दीक्षित के बेटे, और जो उनके क्या नाम है भगवत झा आजाद जी के बेटे हैं वो, तो ये लोग वोट छापते थे, वोट चोरी करते थे ये लोग। अब इस समय अगर चुनाव आयोग ने कोई गलत किया है तो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की पिटीशन फाइल है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन फिर भी चिल्लाना इन लोगों का बदस्तूर जारी है। और कांग्रेस को तो देखना चाहिए, सीखना चाहिए कम से कम अपने नेता अधीर रंजन चौधरी से, कि वो अकेले व्यक्ति लड़ते रहते हैं टीएमसी से, लेकिन ये लोग ममता जी के पीछे पीछे, तो उससे काम नहीं चलेगा। देश ने बंगाल की जनता ने आपको 44 से 0 कर दिया है। इस बार ममता बनर्जी जी को भी बहुमत से बाहर करेगी और 3 से 77 वालों को सत्ता सौंपने की का मूड बना चुकी है। हम लोग वहां तोलेबाजी, वहां जो क्लब कल्चर चलता है, ये सबको खत्म करेंगे और हम लोग वहां पर एक सुशासन, जो सोनार बांग्ला की बात कहा जाता है, उसका निर्माण करने का काम करेंगे। जी सुमित जी, बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस वक्त इतनी ज्यादा डरी हुई हैं कि जो बयानबाजी मंच से देखने को मिल रही है कि अब सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो आपको मांस, मछली और अंडा जो है वो खाने नहीं दिया जाएगा। मतलब ये किस तरह के बयान है? इसमें क्या क्या कुछ किसी को धमकाने का तो है नहीं, बिल्कुल कायदे वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ये मतलब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मांस, मछली, अंडा सब बैन हो जाता है। नहीं, बिल्कुल बैन नहीं होता। हमने देखा नवरात्रों में जिस तरीके से इनके नेता हमारे नवमी वाले दिन गाय का मीट खाते हैं। किरण रिजिजू जी, हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी पार्टियों की सरकार, सनातनियों की, गाय का मीट खाते हैं। बीफ कहते हैं हमारी सरकार आएगी हम सस्ता बीफ आपको दिलाएंगे, आप हमारी सरकार बना दीजिए। गौ माता के ऊपर, जिसे गौ माता कहा जाता है, गौ माता को काट के लोग खाते हैं। कह रहे हैं हमें आप लेकर के आइए, हम गौ माता आपको खिलाएंगे। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। डूब मर रही है। मैं यहाँ सवाल ये नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग क्या खाते हैं और क्या खाने का ऑफर देते हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या सच में वो डर है कि ममता बनर्जी को ये कहना पड़े कि बीजेपी आई तो मांस, मच्छी, अंडा बंद कर देंगे। मतलब अब सारी की सारी जो चुनावी गणित है वो यहाँ पर खिसक रहा है, मुद्दे तो वहां भी नहीं दिख रहे। सुधांशु त्रिवेदी जिनके राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने खुद कहा है कि यहाँ गौ माता है, दूसरी जगह जब जाती है तो वो गाय नहीं होती है, वो मिथुन हो जाती है। मिथुन खाएगा, मिथुन। उसका नाम चेंज कर दिया। जब किसी ने पूछा कि साहब आप गाय का मीट खिलाते हैं, गाय का, तो बोले वो गाय नहीं है, वो तो मिथुन है, हमारे मिथुन है, मिथुन। तो जिस तरीके से लोग घुमाने का काम करते हैं, मैं इनको कहता हूँ सद्बुद्धि आए। लोग के देश में जिस तरीके से हालात पैदा कर रखे हैं, देश को लाइनों में खड़ा कर दिया, लेकर के ये काम क्यों बर्बाद करिए, रोजगार क्यों बर्बाद करिए, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये कह रहे सारी चीजें खत्म कर दी बंगाल से। अगर इतना ही खत्म कर दी तो पहले उत्तर प्रदेश से लोग हमारे जा रहे नौकरियां करने, वो वाले भी वीडियो लोग आ रहे हैं वहां पे नौकरियां करने। बिहार से लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र में नौकरी करने। अगर आपने बिहार में इतनी बड़ी आपको सुविधा दे रखी है तो बिहार के लोग महाराष्ट्र का जवाब में लोग कराते हैं वहां से। क्या नाम है, आप स्वराज के जो
प्रशांत किशोर जी, उन्होंने खुद कहा है कि साहब बंगाल के अंदर जिस तरीके की है, अब बिहार से लोग वहां जाते हैं महाराष्ट्र में करने के लिए, आपको कुछ देना तो बिहार के अंदर दीजिए। पर नहीं साहब, नीतीश जी को तो पागल बनाया था, वोट सरकार बना ली, अब उन्हें राज्यसभा में किया, एक साथ राज करना था। जी, आपने जो ट्रेन बंगाल से पकड़ के सीधे बिहार की तरफ जो रुख किया है ना, हम वापस, मैं चाहूंगा कि एक बार वापस बंगाल पे आते हैं। बिहार और नीतीश कुमार, इन तमाम चीज़ों पर बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। आज के मुद्दे पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात हो रही है, जगदीप जी क्या लग रहा है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है या फिर टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है? क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि टीएमसी से कोई दिक्कत नहीं है, टीएमसी के शासन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में है, किसके खिलाफ? वर्मा जी, आपके साथ पहली मर्तबा साथ रहा है जी, लेकिन बात साफ कर दी। अब आपकी आवाज थोड़ा कम है, मैं टीम से कहूंगा अगर वो बढ़ा पाए। जी, बड़ी साफ गोई से और बड़ी स्पष्टवादिता से अपनी बात कहना जानता हूं और कहने की इच्छा रखता हूं। अब मैं जरा बता दूं, सबसे पहले मेरे भाजपा मित्र पर ना मुझे बड़ी शालीनता से ये कहना है कि भाई साहब, ये जो आप कमाल करते हैं ना, 5-5-10 सवाल एक साथ डाल दीजिए और फिर सामने वाले को आप थोड़ा असमंजस में डाल दीजिए। मैं जरा उनकी बात कर लूं। जो आपने पूछा उसका सीधा जवाब है, कांग्रेस इस बार इत्तेफाक से जीए मीर साहब प्रभारी हैं, जो जम्मू कश्मीर से हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और वो एक ऐसे नेता हैं जो संगठनात्मक ढांचे को कैसे बेहतर करना है बाखूबी जानते हैं। और यही कारण है कि आज उनकी अगुवाई में कांग्रेस 294 सीटों पर उतरेगी। मैंने आपसे शाहिदुल्ला मुंशी का सवाल पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। बचने की कोशिश ये कहते हुए की कि भैया मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ। देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है, जब आप किसी मंच पर खड़े होकर पूरी निर्लज्जता से झूठ बोले। आपने कहा कि इससे पहले मैं आता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी नेता किसी से भी बात करो, किसी भी चुनाव पे बात करो, मुद्दे पे आजकल कोई भी बात करने को तैयार नहीं। आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, एक दूसरे की कहानी किससे सुनाने लगेंगे। और पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। फिर चाहे टीएमसी की बात कर लें, फिर चाहे बीजेपी की बात कर लें, एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस कहां खड़ी है, यह भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर टीएमसी या ममता बनर्जी को निशाना नहीं बना रहे, वो सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करते हुए किस रणनीति के साथ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो पश्चिम बंगाल में जो एक वक्त पर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, उसमें वापस लौट सकती है, कैसे वो कर सकती है? और इस सब के बीच ओवैसी को भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओवैसी भी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में वो है। और हमेशा ये देखा गया है कि जहां जहां ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा है, उसका एक बड़ा फायदा बीजेपी को इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली कहें, वो मिला है। तो एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा जगदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बताइए। हाँ, तो मैं मुख्तसर सा बता दूं। एक तो इन्होंने किनकी आदत होगी भाजपाइयों की, जब कोई बात हो आपातकाल की बात कर दो, तो मैं बता दूं, जब केवल कुछ फीट मंच ऊंचा करने पर या केवल इस वजह से कि एक व्यक्ति ने इस्तीफा तो दे दिया था लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ, और जब जेपी साहब जैसे लोग जो है वो रामलीला मैदान से देश के सुरक्षा बलों को ये कहें कि सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो जो आपातकाल लगाया वो लोक में था। ये जो 10 सालों से आप अघोषित आपातकाल लगाकर बैठे हो, वो क्या है जरा बताइए लोगों को। और मैं चीख नहीं रहा जनाब, मैं बड़े प्रेम से, बड़ी शालीनता से आपसे पूछ रहा हूँ। आपने ईवीएम पर बात की, जब आपके एक सांसद ने किताब लिखी डेमोक्रेसी इन डेंजर, जिसकी प्रस्तावना जो है अडवाणी जी लिखते हैं, तब दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात मुझे बताइए, कितने घुसपैठिए आपने निकाले? और तीसरी बात जरा ये बताइए, एसआईआर के नाम पर 55 लाख वोट आप महाराष्ट्र में काटते हैं, 60 लाख वहां पे जोड़ देते हैं, और उसके बाद वो ब्राजीलियन मॉडल किसकी मौसी लगती थी, जिसके नाम पर आपने 200 वोट डाले। जितने सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बकायदा संवाददाता सम्मेलन करके रखे, किसी एक का जवाब आपने दिया? मैं सीधे और स्पष्ट शब्दों में एक बात बोल दूं वर्मा साहब, ये वोट चोरों की सरकार है। पहले ये ईवीएम से चोरी करते थे, अब एसआईआर का जुमला ले आए, और तकलीफ केवल इतनी है कि वहां पर ममता बनर्जी इनको वो मौका दे नहीं रही। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ ये चुनाव लड़ रही है, और ये बात ममता बनर्जी और टीएमसी भी अच्छे से समझ ले, लोकतंत्र की रोटी तभी अच्छी बनती है जब दोनों तरफ से बराबर सीखे। तो इस मर्तबा कांग्रेस मैदान में है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो बजाय इसके कि आप इलेक्शन कमीशन पर बात डालकर साफ बचने की कोशिश करें,
केवल ये बता दीजिए कि रातों रात अध्यादेश लाकर पहले दिल्ली की सरकार को उसकी पावर्स को काटने की कोशिश की और फिर आपने देश के इलेक्शन कमीशन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और एक आखिरी बात और, अधीर रंजन चौधरी का बड़ा जिक्र कर रहे हैं आप। मैं याद दिलाऊं उनका बयान, जब उन्होंने पिछली मर्तबा कहा था, जब इलेक्शन कमीशन के चुनाव की बात थी कि ठीक आधा घंटा पहले मुझे 250 नाम दिए गए। आप बताइए, जब 2-1 का बहुमत ये लोग लेकर बैठेंगे, किस निष्पक्ष चुनाव की ये बात करते हैं? कभी लाखों वोट काटेंगे, कभी ईवीएम में चोरी करेंगे, कभी कैमरे के नीचे चोरी करेंगे और फिर पूरी बेशर्मी के साथ चैनलों पर बैठकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनसे बेहतर राजनीति कोई करता नहीं है। तो माफ कीजिएगा, ये देश की जनता जानती है, इसीलिए आज आप बैसाखियों पर खैर मनाओ। नीतीश कुमार साहब के स्वास्थ्य की बात हो या उनके राजनीतिक दृष्टिकोण की, लेकिन हकीकत यह है कि आप बैसाखियों पर हो। और ये बैसाखियां कितनी देर चलेंगी? ये तथाकथित तौर पर वोट चोर सरकार और वोट चोर प्रधानमंत्री। बेशक आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि तकलीफ कितनी हो रही है, लेकिन वोट चोर को वोट चोर ही कहा जाएगा। तो ममता बनर्जी के शासनकाल में, देखिए, मैं उम्मीद करूंगा तमाम प्रवक्ताओं से कम हम किसी भी नेता हो, किसी भी पार्टी का और देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कम से कम हम शब्दों का चयन तो ठीक से कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली हमें जाना अपने ही लोगों के बीच है, वोटर के बीच ही है। और हम उन्हें इन शब्दों के साथ अगर किसी के बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि अब दिख रहा है, लगातार दिख रहा है, ना केवल टीवी चैनलों पर, रैलीज में, हर जगह इस तरह के शब्द जो है वो सुनाई देते हैं। उम्मीद करेंगे कि हमारे जो नेता हैं, क्योंकि वो समझते हैं चीज़ों को, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। अश्विनी शाही जी, जो जिस तरह के आरोप, चाहे फिर सुमित जी की बात करें, जगदीप जी की बात करें, वो लगातार लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन सवालों और आरोपों के जवाब से पहले मैं इतना ज़रूर एक बात क्लियर कर लूं जगदीप जी से कि शायद कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ रही है, जिस तरह से जो अभी बयान और जो जिस तरह से बातें हो भी रही है, सिर्फ किसी तरह से अपनी खोई ज़मीन को पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस सब के बीच लगातार दोनों ही दल बीजेपी को ही टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी, जो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है, अंडे, मांस, मछली के अलावा वो एक और बयान दे रही हैं कि गैस और कैश दोनों जो है वो आपसे छीन लेगी बीजेपी। देखिए, मैं जगदीप जी की एक बात से तो सहमत हूं कि वोट चोर ही रहेगा। इसलिए सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा था इंदिरा जी वोट चोर हैं और उनको हटना पड़ा, तो आपातकाल लगाना पड़ा, तो वोट चोर रहेगा। संदीप दीक्षित जी ने जो कहा था वोट चोरी की बात, कीर्ति आजाद जी ने कहा, नाम मैंने ले लिया, दोहराने की बात नहीं है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड झूठे राहुल गांधी जी। उन्होंने माफी मांगी है कई बार, इसमें कोई हम गलत बात नहीं कर रहे हैं वर्मा जी, और न सम्मान कम कर रहे हैं राहुल जी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई बार झूठ का माफी मांगा है उन्होंने, चाहे राफेल पर हो, पेगासस पे हो, हिंडनबर्ग पे हो, चौकीदार चोर है, सब पर उन्होंने माफी मांगी है। बताना ये चाहता हूं कि जिस तरीके से राहुल जी ने म्यांमार से तैयार करके वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे थे म्यांमार वाली चीज, वो जब झूठ साबित हो गई तो ये बेशर्मी की पराकाष्ठा थी राहुल गांधी जी की। उसके बाद भी जनता के आगे घूम रहे थे। ये ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र अभी किया हमारे भाई ने, ब्राजीलियन मॉडल वाला भी पटाक्षेप हो गया था। क्या था वो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ये तो कांग्रेसियों की वही बेशर्मी है कि बार बार एक बार उसी को बोलो। तो आपने बहुत ही मौजूद सवाल किया वर्मा जी कि कांग्रेस जो है जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, और कौन सा दल है जो जीतने के लिए नहीं लड़ता, आप सोचिए। तो जब इनके बयान आ रहे हैं, इनका चुनावी कैंपेन खत्म है, 44 से 0 पर आ गए, 1-2 पर भी नहीं रुके, हम 3 से 77 पहुंच गए, तो फिर वो उस पार्टी के बारे में क्या कह सकते हैं आप? वो पार्टी जो है जिस तरीके से सामंतवादी सोच रखती थी। मैं एक दिन सुन रहा था कि एक इंदिरा भवन है, उसमें कोई कार्यकर्ता इनका खड़ा हो गया था, कालीन पे उसको भगा दिया गया था, और वो 4 बहुत अच्छे चैनल के 4 जो है वो एंकर बात कर रहे थे उसमें, जो रिपोर्टर भी है, कि वो हटा दिया गया। इस तरीके से हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, उसी में इनको पूछ रहे थे, सामने प्रमाण है। तो कांग्रेसियों की वो सामंतवादी सोच अभी खत्म नहीं हुई है। जो शरद पवार जी ने कहा था कि सामंत चला गया, वो रजवाड़े चले गए, लेकिन अभी भी सभी लोग समझते हैं कि हाँ हम सामंत है, वही है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस समय का अभाव है, क्लोजिंग कमेंट लेंगे सुमित जी। विरोधी दलों का
उस अश्विनी जी, समय का अभाव है, एक एक क्लोजिंग कमेंट में लूंगा जगदीप जी और सुमित जी से। सुमित जी, ओवैसी और हुमायूं कबीर का जो गठबंधन हुआ है, कितनी टेंशन टीएमसी के लिए यहां पर दिख रही है? तो देखिए, बहुत कम शब्दों टेंशन में। हमारे नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी के संग में वो मिल करके उन्होंने खुद अभी एक बयान दिया है हुमायूं कबीर ने कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संग में मिल करके सरकार बनाएंगे बंगाल में। तो इससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है हुमायूं कबीर और ओवैसी, उसे Z+ सुरक्षा भी देते हैं। फिर वो हुमायूं कबीर वो कहता है कि साहब हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, आप बाबरी मस्जिद का विरोध करते हैं कि बाबरी मस्जिद क्यों बनाएंगे, सिक्योरिटी भी देते हैं, बंगाल में दंगा भी कराते हैं। ये बी टीम बनके बंगाल क्या, ये पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, बंगाल की जनता वहां से इन लोगों को खदेड़ने का काम करेगी। आप जगदीप नोट जी, कर लीजिए जिस जी। तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर से उसी टीम की श्रेणी में ला करके बंगाल की जनता फेंकने वाली है। चलिए, नोट कर बहुत बहुत लीजिए। शुक्रिया जगदीप जी। एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स आपकी तरफ से। कांग्रेस ए टीम है या कांग्रेस भी किसी की बी टीम बनकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है? बहुत कम शब्दों में। इन नटशल केवल इतना कहूंगा, कांग्रेस इस मर्तबा और पहली दफा सभी विधानसभा सीटों पर अगर मैदान में है तो यही इस बात की ओर बड़े स्पष्ट तौर पर इंगित करता है कि कांग्रेस एक मर्तबा फिर से पश्चिम बंगाल में अपने आधिपत्य को और जनाधार को नए सिरे से बनाएगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर से बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि एक ऐसी पार्टी जिसने सत्ता को धोखे, मक्कारी और वोट चोरी से हासिल किया है, अब समय आ गया है, वो चाहे एप्स्टीन फाइल्स हो, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति का फालूदा हो, या देश के अंदर चल रही राजनीतियों के ऊपर इनके विचार हो, या इनका एक तरह से जो दृष्टिकोण हो, उन तमाम बातों पर अब देश जो है भली भांति समझ रहा है और वक्त दूर नहीं जब ये लोग एक बार फिर से राजनीतिक हाशिए पर चले जाएंगे। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस बहस में शामिल होने के लिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से, जिस तेजी से चुनाव आगे बढ़ रहा है, तमाम बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कहीं गैस और कैश बंद करने की बात हो रही है, तो कहीं अंडा मांस मछली बैन कर देगी बीजेपी, तो कहीं अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि जो तबीयत ठीक नहीं है ममता बनर्जी की और फ्रैक्चर कभी भी उनको आ सकता है। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं उनके समर्थकों को डराने धमकाने का। तो वहीं कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये अपने आप में इस चुनाव में समझना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस टीएमसी या ममता बनर्जी पर निशाना नहीं साध रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस क्या सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ रही है, या फिर सिर्फ जो अपनी खोई हुई जमीन है उसको किसी तरह से वापस लाने की जद्दोजहद कर रही है। और ओवैसी फैक्टर भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और आने वाले चुनाव के नतीजे पूरी तस्वीर को क्लियर करेंगे। तो फिलहाल देश तो पूछता है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।